Hello everyone, once again welcome to my channel. Already we are talking about some important words in English communication. If you really want to speak in English, you should know that there is the importance of some words and how to use them in the single sentences. That is the part of the skill. हाँ, जब भी हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम अच्छी तरह से करेंगे, राइट तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग इंग्लिश लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे. सो टुडे चैप्टर इज अबाउट द ऑल्सो द वेरी स्पेशल वर्ड हाउ टू यूज इट in the sentences. But before that, if you are the new on this channel, don't forget to subscribe and don't forget to share with the all needy students. So today's chapter is about unable to. I think so. बहुत बार आपने सुना होगा, कोई भी आदमी जब बात करता है इंग्लिश में बात करता है तो आपने बहुत बार ये वर्ड को सुना होगा. इट हैज़ अ वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंस. सो मैनी पीपल लाइक टू यूज इन द डेली कम्युनिकेशन. बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे वर्ड्स का मीनिंग पहले हमें समझना जरूरी है. अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द अनेबल टू. इट इज शोइंग द कैपेबिलिटी. It is showing the capability. Whatever you have the capable for those things, it may be capable for the great thinking, capable for to complete the any job. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम लोग कैपेबल है कि नहीं ऐसा हम लोग बोलते हैं. इसी वर्ड को दिखाने के लिए इंग्लिश में हमेशा दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. वो होता है कैन और कुड. हमने देखा था दीज आर द मॉडल ऑक्सिलरीज. दोज आर ऑल्सो शोइंग द कैपेबिलिटी. इट इज शोइंग द समवेयर दैट इज द एबिलिटी. जब भी एबिलिटी की बात आती है, कैपेबिलिटी की बात आती है, उसी टाइम हम लोग हमेशा कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं. हमने मॉडल ऑक्सिलरी देखा था. You know that what are the importance of the modal auxiliary. हेल्पिंग वर्ब वो जो होते हैं जो हमें हमेशा हेल्प करते टू आइडेंटिफाई द टेंस विच टेंस अकर्स इन द सेंटेंसेस. दोज आर कॉल्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब. बट देर आर सम मॉडल ऑक्सिलरीज विच ऑलवेज शोइंग दैट द डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट इमोशंस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू also speak in English. For example, you must complete that one, you should do it, you will do it, that you can do it. So ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें हमेशा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, देन शैल, विल, वुड, मस्ट, नीड टू, ऑट टू. दीज आर कॉल्ड एज अ मॉडल ऑक्सिलरीज. अंडरस्टैंड. सो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा किसी ना किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है. द सेम थिंग इज हियर. कैन कुड के बारे में हमने एक सेपरेट चैप्टर बनाया था जिसमें आप देख सकते हो कैन और कुड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट द कैन एंड कुड बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ टू शो द कैपेबिलिटी, हाउ टू शो द एबिलिटी. ओके, बाय यूजिंग अनेबल टू इन द सेंटेंसेस. अनेबल टू को इस्तेमाल करके इन दोनों शब्दों को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैन हमेशा जब ये आता है तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस. इट शो दैट द प्रेजेंट. एंड कुड ऑलवेज शो दैट देयर इज द पास्ट टेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी विच ऑलरेडी हैपेंस इन द प्रेजेंट, दैट इज द प्रेजेंट टेंस. विच ऑलरेडी हैपन इन पास्ट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ कुड. कैन का हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, हमें अगर प्रेजेंट टेंस दिखाना है तो हम कैन को यूज करते हैं. लेकिन जब भी हमें पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाने हैं फिर उसे प्रेजेंट करने के लिए हमेशा कुड का इस्तेमाल किया जाता है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज वर्ड्स आर व्हेन कम्स विथ नॉट. जब भी ये वर्ड हमेशा नॉट के साथ आते हैं उस टाइम अनेबल टू का इस्तेमाल किया जाता है. So keep it in mind. It is also showing that present but it is comes with not. Past it comes with not. It is also showing that unable to. So जब भी सेंटेंस में हमेशा not plus able to लिखा जाता है, not plus able to, it means that unable to. Unable to. It means that. तो ये वर्ड और ये वर्ड में क्या फर्क है? ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में क्या फर्क है? यस, देयर इज द वेरी ग्रेट डिफरेंस. नॉट जब भी आता है तो सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में चला जाता है. अंडरस्टैंड. और जब भी अनेबल टू आता है ये वर्ड
दिखाता है पॉजिटिव एक्सप्रेशंस। ओके, जब भी ये सेंटेंस आता है, देखो आपने देखा होगा नॉट है यहाँ पे तो निगेटिव में आ गया, लेकिन नॉट की जगह पे अगर हमने अन यूज कर दिया तो पॉजिटिव में आ जाता है। हाँ, उसका इनडायरेक्टली मीनिंग निगेटिव ही रहता है, लेकिन जब भी सेंटेंस का फॉर्म जो आता है वो निगेटिव में नहीं जाता, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। सो वी आर यूजिंग अनेबल टू। फिर अनेबल टू को किस तरह से यूज किया जाता है? सो आई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, सो see that he cannot understand the language। ओके, अब ये ऐसे एक सेंटेंस है, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग कम्युनिकेशन करते करते ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं या कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि मान लो ये सेंटेंस आ गया, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, वो समझ नहीं सकता क्या? द लैंग्वेज, वो भाषा को नहीं समझ सकता। सो ही हैज नॉट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। सी दैट वन, उसे वो भाषा समझने की उसमें एबिलिटी नहीं है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस भाषा को समझने के लिए वो कैपेबल नहीं है। सो बोथ थिंग्स आर द सेम। ओके, कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी बोथ आर शोइंग द सेम एक्सप्रेशन। तो इसी को वर्ड को शो करने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये सेंटेंस को बनाने के टाइम कैसे बनाएंगे? अनेबल टू करने। सो कैन को निकाल दो, कैन इज द शोइंग प्रेजेंट टेंस। ऑलरेडी आया, ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, जब कैन आता है तो फिर आप एम, इज, आर तीनों में से किसी वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हियर इज द ही, देन यू विल लाइक टू यूज इज, एंड देन नॉट की जगह पे आ गया अनेबल टू, इसको इस्तेमाल कर दो। ही इज अनेबल टू, और रिमेनिंग पार्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आंसर। ओके, सो ये बन गया आपका सेंटेंस। कितना इजी है, आप समझ सकते हो। यस, ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, या वो भाषा को समझने के लिए असमर्थ है, या वो भाषा को समझने के लिए कैपेबल नहीं है, या वो भाषा समझने की उसमें एबिलिटी नहीं है। सो इट इज ऑल्सो शोइंग दैट द इनकम्प्लीट एक्शन, बट इट इज इन प्रेजेंट टेंस। ओके, मतलब अनेबल टू को यूज करके भी हम लोग ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, सो कैन इज शोइंग द प्रेजेंट टेंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर इज, एम, इज, आर। अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि सेंटेंस का टेंस ही चेंज हो गया, अभी सेंटेंस का टेंस अगर चेंज होता है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? देखो, आई वुड लाइक टू टेक अनदर एग्जांपल। दे could not conceal the truth। ओके, अभी जैसे कि मान लो कि कैन और कुड हमेशा हो सकता है, हो सकता था, ऐसे वर्ड को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस हो गया, दे कुड नॉट कंसील द ट्रूथ। हाँ, कंसील का मतलब होता है छिपाना, वो सत्य को नहीं छिपा सकते थे। अंडरस्टैंड? सो we are talking about the activity about the concealing the truth, this is the activity, लेकिन it happens in past। how? because could यहाँ पे है, जैसे ही could यूज किया तो इसका मतलब होता है past tense रिलेटेड आ गया, बराबर, मतलब वो सत्य को नहीं छिपा पा सकते थे। सो यही सेंटेंस को अगर अनेबल टू की जगह पे लिखना है तो आपका सेंटेंस इस तरह से आएगा, could मतलब हो गया past tense। ओके, past tense मतलब so these are the helping verb was and where। फिर हम लोग क्या करो, could को निकाल दो, यहाँ पे आप लोग यूज करोगे where, और not की जगह पे तो हमारा जो वर्ड है जो आज हम लोग सीख रहे हैं, unable to। so they were unable to conceal the truth, so remaining part is here, conceal the truth। ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो इस तरह से भी सेंटेंस को दिखाया जाता है। सो वी कैन शो दैट द unable to is also showing the capability and ability। For example, I would like to take another example। He has no ability to handle the situation। मान लो कि अभी एक ऐसा एक सेंटेंस है जिसका मीनिंग भी देखो कितना अच्छा तरह से होता है, he has no ability to handle the situation।
देखो जब भी हम लोग ऐसे कुछ सेंटेंस बोलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना चाहते हैं। ओके, जैसे कि आप लोगों का समझो एक डिस्कशन हो रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट सम अननोन पर्सन, ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिज एबिलिटी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है, बराबर है, तो उसमें वो एबिलिटी नहीं, ये ऐसा बोलना क्या और ऐसे इस वर्ड को यूज करना का, तो बोथ थिंग्स आर द सेम। तो फिर ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, हैज इज ऑल्सो शोइंग द प्रेजेंट टेंस, हैज मीन्स ऑल्सो प्रेजेंट। हाँ, अगर यहाँ पे हैड होता तो हम लोग पास्ट में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हैज है, मतलब ये इज आ गया, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अनेबल टू। अब बोलो कि अभी अनेबल टू किस जगह पे आया? देखो तो एबिलिटी आया ना यहाँ पे वर्ड, बराबर है, एबिलिटी को निकाल दो, एबल आ गया, यहाँ पे नो निकाल दो तो अन आ गया, हो गया सेंटेंस। बाकी का रिमेनिंग पार्ट इज द आंसर, हैंडल दी सिचुएशन। देखो कितने अच्छी तरह से सेंटेंस बन गया। यस, ही इज अनेबल टू हैंडल द सिचुएशन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर इसका मीनिंग आप लोकल लैंग्वेज में लेना चाहते हो तो किस तरह से मीनिंग आएगा कि हाँ, वो सिचुएशन को हैंडल करने में असमर्थ है, या वो सिचुएशन को हैंडल करने में उसमें क्षमता नहीं है, या वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी which is showing the negative expression, understand? So these are the importance of the words which are showing the capability and ability. So always keep it in mind, unable to is the one of the very important word while you are speaking English. Try to use it, and whenever you just write something, and if you want to express your opinion about the any person, about the any situation, so you can express it with the help of unable to. But keep it in mind, unable to is also expressing the positive expression. हमेशा unable to हमेशा सेंटेंस में एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन को दिखाता है, और जब भी नॉट से रिलेटेड सेंटेंस आता है, नेगेटिव का आता है, तो उसी को ही unable to में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कीप इट इन माइंड, एंड वॉट एवर इट इज, हमें देखना है कि unable to यूज करते समय हेल्पिंग वर्ब का देना बहुत जरूरी है, या ऑलवेज अनेबल टू हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? एम, इज, आर, वॉज, वेर। सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में ही अनेबल टू आएगा। फिर इसको यूज करना है तो फिर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से हमें ये अनेबल टू यूज कर सकते हैं। शायद आप लोगों को अच्छी तरह से आज के चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो सो ट्राई टू यूज़ इट। अनेबल टू जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स है, जरूर उसको इस्तेमाल करो। एंड डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। ट्राई टू यूज द सच काइंड्स ऑफ द वर्ड्स इन योर डेली कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। ओके, आई होप you will do so. Just keep it up. Take care. Have a nice day.